आइए बच्चों, आज हम लोग 16/9/2022 के द्वितीय पाली के हिंदी प्रश्न को हम लोग अध्ययन करते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न है, जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान हो। क्या है, जरा बोलिएगा। जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान हो। ठीक है, तो जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अव्ययीभाव समास। अच्छा, अंतिम पद किसका प्रधान होता है? तत्पुरुष समास या और कर्मधारय का भी होता है। चलिए, अब है आपका, हमें नहीं समझ बोलिए। जैसे कि मतलब अंतिम पद में मतलब कैसे समझेंगे? अंतिम पद नहीं समझते हैं। जैसे स्वागतम हुआ ना, तो स्वागतम में आपको सुज और आगतम अंतिम पद हो गया। मतलब सु हो गया प्रथम पद और आगतम हो गया अंतिम पद। विद्यालय हुआ ना, तो विद्या हो गया प्रथम पद और आले हो गया अंतिम पद। आया समझ में? ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन में नहीं था, ऑप्शन यहाँ पर हम दे दिए हैं। अब अव्ययीभाव समास इसका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ भी लिख दिए हैं अव्ययीभाव समास। ठीक है, तो बताइए कि जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहेंगे? अव्ययीभाव समास। अब आपका अगला प्रश्न है, चलिए, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ठीक है, लिखा है उदित उदयगिरी मंच पर। यह प्रश्न पहले आया है कि नहीं, इसको पहले बता दीजिए आप लोग। ठीक है, उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, ये प्रश्न आपको जो है सो आया था। ठीक है, तृतीय पाली में। ठीक है, तो बता रहा है यहाँ पर, वीक से संत सरोज सब हर से लोचन भिड़िंग। भिड़िंग का मतलब क्या होता है बताइए? बैक क्लास में नहीं बताए थे। भिड़िंग का मतलब भौड़ा, भौड़ा मतलब वही तितली। ठीक है, भवड़ा भी बोल सकते हैं उसको। तो यहाँ पर कह रहा है आपको कि कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। यहाँ आपको रूपक अलंकार है। इस प्रश्न को रटना नहीं है, आप बस एक ही चीज याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? 2 बार पढ़ के हाँ, 2 बार पढ़ करके इसको छोड़ देना है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा छंद है? कलातीत कल्याण, कल्याणतिकारी, सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी। तो यहाँ पर जो आपको अलंकार है वो कौन सा अलंकार है? भुजंग प्रयात। कौन सा अलंकार है? भुजंग प्रयात। इस प्रश्न में ये जो हम इन सर्कल किए हैं इसको कट कर दीजिए। ठीक है, और ये आपको थॉटेबल क्वेश्चन है। तो जिस देखिए, जहाँ जहाँ टी लिखा हो उस प्रश्न को 2 बार पढ़ करके छोड़ देना है। टी से थॉटेबल, थॉटेबल मतलब सोचने वाला प्रश्न। बात समझ में आया कुछ? चलिए, अब याद रखिएगा कि ये जो भुजंग प्रयात है, भुजंग प्रयात अलंकार जो है आपको, ये छंद जो है, इस छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 12। कितने चरण होते हैं? 12 वर्ण होते हैं। हाँ, प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 12 वर्ण होते हैं। चलिए, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को। पहले बताइए, मैत्री का मतलब क्या होता है? मैत्री मतलब होता है मित्रता। राह मतलब क्या होता है? रास्ता। सुमार्ग का मतलब सही रास्ता। अच्छा रास्ता, सही रास्ता। दुर्योधन कितने भाई थे? 5। दुर्योधन आपको कितने भाई थे? जल्दी बताइए। 5 भाई था। दुर्योधन 100। दुर्योधन 100 भाई थे। कितने भाई थे? 100। तो तभी तो दुर्योधन को समझा रहे हैं। देखिए क्या लिखा है, मैत्री की राह बताने को, मतलब उसको बता रहा है कि आप मित्रता की रास्ता पर आ जाइए। आप किस रास्ता पर आ जाइए? मित्रता के रास्ता पर। आप मित्रता दोस्ती कर लीजिए आप, है ना। किनको बता रहा है? दुर्योधन दुर्योधन। हाँ, यानी कि कौरव पक्ष को बताया जा रहा है। फिर कहता है सबको सुमार्ग पर लाने को, और उसको राह बता रहे हैं क्यों? सुमार्ग पर लाने के लिए। फिर कहता है ना, भीषण विध्वंस, अच्छा, दुर्योधन को समझाने को। और सबका मेन जो था दुर्योधन, तो दुर्योधन को समझा रहा है। भीषण विध्वंस बचाने को, और बहुत बड़ा जो खतरा होने वाला है उसको वो नहीं होने देना चाहते हैं। ठीक है, फिर कहता है कि विध्वंस बचाने को हो गया। हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो। कहता है कि अगर आप न्याय दीजिएगा तो मुझे आधा दे दीजिए, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। ठीक है, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका। ठीक है, ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला। हरि मतलब कृष्ण। और समझा कौन रहे थे? कृष्ण भगवान तो समझा रहे थे। उल्टे हरि को बांधने चला, है ना, जो था असहाय साधने चला।
और जो असहाय था, असहाय का मतलब क्या हुआ? जो बिना सहारा का था। ठीक है, कहता है जो था असहाय साधने चला, जब नाज मनुष्य पर छाता है। विवेक मर जाता है। कहने का मतलब ये जो थे कौरव पक्ष वो असहाय थे, मतलब उसके साथ कोई नहीं था, लेकिन असहाय होकर के भी किनको बांधने चला भाई? हरियन वो कृष्ण को ही बांधने चला, हरि को ही बांधने चला। वही बात तो लिखा है, वर्ड पर ध्यान दीजिए ना, क्या लिखा है? कह रहा है कि आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला। मतलब वो समझा रहा है और उसी को बांधने चला। जो था असहाय साधने चला, और जो असहाय था उसको साधने चला। जब फिर कहता है जब नाज मनुज पर छाता है, तो मैं यहाँ बताइए मनुज का मतलब मनुष्य। और नाश तो है ही लिखा, जब नाश मनुष्य पर छाता है फिर पहले विवेक मर जाता है। अब बताइए कल जो पढ़ाए थे पहले विवेक मर जाता है, तो शायद उस समय प्रीति थी, तो उनके मन में ये आया कि हमने भाई के बारे में बोल रहा है कि विवेक मर जाता है। बात समझे कि नहीं? तो विवेक मतलब क्या होता है? बुद्धि। इंटेलेक्चुअल मतलब क्या होता है? बुद्धि होता है। ठीक है, तो विवेक मर जाता है। अब देखिए इस गद्यांश को पढ़ के इसका तो आपको जवाब नहीं मिल रहा है, जो इसका जवाब हमको ग्रामर से ही मिल जा रहा है। तो हम लोग परीक्षा में कंप्यूटर के स्क्रीन पर जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इतना बड़ा नहीं पढ़ेंगे, इतना बड़ा नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट कहाँ पर जाएंगे? क्वेश्चन पर। तो बताइए सुमार्ग का सही अर्थ क्या होगा? सही रास्ता। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ऐसा ना हो कि पूरे गद्यांशों को याद करने लगेगा। लेकिन मिला, समझ गए ना बात? ऊपर से क्या मिला? नहीं, सुमार्ग मतलब तो समझ में आ गया ना। तो ये क्वेश्चन है ना, लेकिन ये क्वेश्चन जो है आपको मतलब आपको इसका आंसर इसमें तो नहीं छुपा हुआ था। ठीक है, लेकिन सोचने समझने वाला होगा। तो सुमार्ग पर लाने की बात बोल रहा है, तो सही रास्ता पर लाने की बात है, तो सोचेगा। ठीक है ना, ये बात है। चलिए, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? काली गाय का दूध अच्छी होती है। ठीक है, बताइए ये शुद्ध है? अशुद्ध है। ये अशुद्ध है। तो अगर इसकी शुद्ध की बात की जाए तो यहाँ पर शुद्ध क्या होगा ये बताइए आप? सभी गाय की चर्चा क्यों होगा यहाँ पर? यहाँ पर सभी गाय की चर्चा नहीं होगा। क्या होगा बताइए, सोच के आप लोग पहले एग्जाम में किस तरह से करेंगे? यहाँ पर होता काली गाय का दूध अच्छा होता है। क्या होता? काली गाय का दूध अच्छा होता है। हाँ, दूध जो है आपको वो पुल्लिंग है। ठीक है, तो काली गाय का दूध अच्छा होता है। अच्छा होता है। गोरी गाय का दूध खराब होता है। भाई साहब, काला गोरा से कोई मतलब नहीं है। यहाँ बात इससे मतलब है कि दूध के बारे में यहाँ पर गलती की, एरर किया है, गलती किया है। मतलब दूध के बारे में यहाँ पर स्पष्ट करना चाह रहा है लिंग को। तो बताइए दूध कौन सा लिंग है? पुल्लिंग। तो इसलिए दूध अच्छा होता है कि दूध अच्छी होती है? अच्छा। यहाँ पर पीली लाल से कोई बहसबाजी नहीं है, इसमें बता दीजिए। काली गाय, चलिए, तो काली गाय का दूध अच्छा होता है ये होना चाहिए, अच्छी होती है दूध नहीं होना चाहिए। ठीक है, राम और सीता आई थी, बताइए सही है? अगर ये रहता कि सीता आई थी तब तो सही था, लेकिन यहाँ लिखा राम और सीता आई थी, तो ये गलत लग रहा है कि नहीं? अब चलिए सी में चलिए, भाई बहन जा रही है, भाई बहन जा रहा है, सही है? गलत है। तो यहाँ पर भाई बहन जा रहे हैं ये सब होता तो सही होता। मैं आपके प्रति श्रद्धा रखता हूँ, समझ गए ना? तो यहाँ पर सही है कि नहीं सही है? जी सही है कि नहीं सही है? ठीक है, ये बिल्कुल सही है। चलिए, वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, है ना? उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण है बताइए? ओज गुण है। कभी याद है, बताए थे आप लोगों को? तो याद रखिएगा, वीर तुम बढ़े चलो। यहाँ पर आपको जो है, ठीक है, वीर तुम बढ़े चलो, धरी तू बढ़े चलो, यहाँ पर कौन सा काव्य गुण है बताए? तो ओज गुण है। ट्रिक दिए थे ना, बताए थे ना? चलिए देख लीजिएगा बैक क्लास में। अगला है, चलिए, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध का रहा है? तो बताइए, मैं इस विषय में अपने विचार पहले प्रकट कर चुका हूँ। यह आप लोगों को कैसा लग रहा है बताइए? शुद्ध है। शिकारी ने शेर पर गोली चलाई पर वह बच निकला, बताइए कैसा लग रहा है? सही है। ठीक है, तो ये भी आपको शुद्ध है। शिकारी ने शेर पर गोली चलाई और वह बच निकला। तो भाई साहब, शिकारी जैसे गोली चलाया तो वो शेर आगे भाग जाएगा, चाहे वो रास्ता पर से कट जाएगा तो बच ही जाएगा ना। चलिए, तो अगला है, जाता वह बाजार है। अगर यहाँ पर ये रहता, इसका सही क्या होता बताइए आप लोग? बाजार वो जाते हैं। ये सही होगा?
वह बाजार जाता है वो ना सही होता, मतलब सेटिंग अरेंजमेंट यहाँ गड़बड़ है। जाता है वह बाजार गड़बड़ है, इसका सही क्या होता है? वह बाजार जाता है। नहीं समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पर सेटिंग अरेंजमेंट गड़बड़ है, इस वजह से हम लोग याद रखेंगे कि सेटिंग अरेंजमेंट पर भी हमको विशेष ध्यान देना है। वहाँ पे जाकर बैठ जाएंगे। अगला है मैंने उसे बुलाया और कहा, ठीक है बताइए शुद्ध है कि अशुद्ध है? शुद्ध है। तो ये आपको शुद्ध है और ये आपको अशुद्ध है। बात समझ में आ गया? तो ये आपको सी जो है वो क्या है? अशुद्ध है। तो ये जो सी आपको सही कैसा होता? वह बाजार जाता है। अगला है उसी तपस्वी से लंबे देवदार दो चार खरे। पता है तो ये प्रश्न सब कितना बार रिपीटेशन हो गया है? नहीं रिपीटेशन हुआ है? प्रतीप अलंकार। बताइए कौन सा अलंकार है? प्रतीप अलंकार। देखिए उस तपस्वी ये रिपीटेशन है और ये आप यहाँ पर थर्ड टेबल लिख लीजिए, टी लिख लीजिए। ठीक है, उसी तपस्वी से लंबे देवदार दो चार खरे कौन सा अलंकार है? प्रतीप अलंकार है। और एक बार पुनः ये बात बता दें कि जिस प्रश्न के नंबर के अगल बगल में टी लिखा हो, मतलब उस प्रश्न को नहीं समझ, एक बार क्या करना है और क्या नहीं करना है? 2 बार पढ़ के छोड़ दो। 2 बार पढ़ के समझ के छोड़ देना है, रटना नहीं। ठीक है, जो कि प्रतीप अलंकार है। अगला है आपको, चलिए औषधि जो है, औषधि जो है वह कौन सा शब्द है बताइए? औषधि क्या है? तत्सम है। देखिए औषध जो है ना आपको संस्कृत में बोला जाता है, जबकि हिंदी में इसको तोड़ करके लाया है तो दवा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दवा यानी कि दवाएं। जानते हैं अंग्रेजी दवा जो होता है उसको सब क्या कहता है? दवा कहता है। कहता है कि नहीं कहता है? तो अंग्रेजी दवा का मतलब ऐसा मान लिया गया है कि अंग्रेजी दवाई खाने से बीमारी को तात्कालिक दवा दिया जाता है, लेकिन बीमारी ठीक नहीं होता है। बात समझ रहे हैं ना? तो इसलिए औषध जो है वो कौन सा शब्द है? तत्सम है। देखिए औषध मतलब क्या हुआ? दवाई। और दवाई कहाँ पर कराने के लिए जाएंगे आप? डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर जो है सबको एक दृष्टि से देखेगा, समता की दृष्टि की, समानता की दृष्टि से कि असमानता की दृष्टि से? समानता की दृष्टि से। इसलिए सम से याद कर लीजिएगा, तत्सम। बात समझ में आया? तो बताइए औषध जो है वह कैसा शब्द है? चलिए यशोधरा का संधि विच्छेद क्या होगा बताइए? यशोधरा का संधि विच्छेद होगा आपको यशः जोड़ धरा। यशः जोड़ धरा हो जाएगा। बताइए यशोधरा का संधि विच्छेद यशः जोड़ धरा होगा। अब आपका अगला प्रश्न है आजकल कहाँ गए थे? आजकल कहाँ गए थे? आजकल आप क्यों नहीं पढ़ रहे हैं बताइए? आजकल आप क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? आजकल आप क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? नहीं पढ़ने का मन इसलिए नहीं पढ़ रहे। हाँ तो ये जवाब दिए ना कि नहीं पढ़ने का मन इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है हम जो इसको पूछें कि आजकल आप क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये प्रश्नवाचक वाक्य था। बात समझ में आ गया? तो इसलिए यहाँ पर आपको जो है सो आजकल कहाँ गए थे इस तरह का कोई प्रश्न आए, प्रश्न पूछने का बोध हो तो वह कौन सा वाक्य का उदाहरण रहेगा? समझ में कुछ आया? ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन ए था। निषेधवाचक के बारे में जरा बता देते हैं। देखिए निषेधवाचक मतलब क्या होता है? धूप में मत खेलो, धूप में अकेले मत जाओ, है ना? तालाब में मत नहाओ, घर पर अकेले मत रहना, शादी में मत जाना। ये सब क्या हुआ? ये हो गया निषेधवाचक वाक्य हुआ। नहीं समझ में आया? क्योंकि हम लोग निषेध किसी को कर रहे हैं, मतलब नो एंट्री लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? नो एंट्री। क्या लगा रहे हैं? नो एंट्री। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बताइए मोबाइल मत देखो कौन वाक्य है? निषेधवाचक है ना? इधर मत देखो कौन सा वाक्य है? निषेधवाचक। समझ में आ गया? चलिए अब बताइए कि आप क्या देख रहे हैं? प्रश्नवाचक। आप क्या देख रहे हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। चलिए तो ये इनका जवाब हुआ कि हम कुछ नहीं देख रहे हैं। तो ये यानी कि इनसे हम प्रश्न पूछे तो ये प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। ठीक है, अब है इच्छावाचक वाक्य। आप क्या चाहते हैं? चलिए तो ये चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं? तो इनका जवाब आया कि हम घर पे रहना चाहते हैं। यानी कि ये इच्छावाचक भी हुआ और आपको प्रश्नवाचक भी हुआ। देखिए इच्छावाचक की ऐसा कुछ चर्चा नहीं हुआ है, इसलिए इच्छावाचक के बारे में एक बात बता। चलिए देखिए सबसे पहले याद रखिए इच्छावाचक के बारे में, इच्छावाचक कोई वाक्य का भेद नहीं है। ठीक है, वाक्य का भेद ये नहीं है, निषेधवाचक है। अब चलिए प्रश्नवाचक के बारे में हम आपको अभी जैसे ये इनका पूछे कि आपको आप क्या चाहते हैं, आप किनको मरने की बात कर रहे थे?
चलिए, तो ये बताया कि हमने शेर को मरने की बात कर रहे थे। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि ये प्रश्न पूछने का बाद हुआ ना, इसलिए प्रश्नवाचक वाक्य है। ठीक है, अगर आप ध्यान से पढ़ते तो अच्छा पूरा क्वेश्चन याद हो गया होता। बताइए संकेतवाचक। कौन सा वाक्य है? संकेतवाचक। संकेतवाचक वाक्य है। बात समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं? चलिए बोलिए, एक उदाहरण आप लोग बताइए। चलिए, रामायण में किस रस की प्रधानता है बताइए। करुणा रस की। चलिए, रामायण में किस रस की प्रधानता है बताइए। करुणा रस की। देखिए, रामायण में आप जब रामायण कभी देखिएगा ना, तो उसमें मान के चलिए कि केकई जैसे भरत को राज दिया और राम को क्या दिया? वनवास। वनवास दिया। वहाँ पर कुछ लोगों को वह देखने के बाद उस पर दया आ जाती है, करुणा आ जाती है। क्या आ जाती है? करुणा। करुणा, कोरोना नहीं, करुणा। करुणा मतलब दया। तो इसलिए याद रखिए कि रामायण में किस रस की प्रधानता है? करुणा रस की। करुण रस की। बात समझ में कुछ आया कि नहीं आया? ठीक है, चलिए, वाक्य का वह अंश जो वाक्य के उद्देश्य के विषय में बताता हो, विधेय। उद्देश्य से ही पकड़ में आ जाएगा। आया पकड़ में जी? विधेय। बताए थे ना ट्रिक में? ठीक है, चलिए, पगड़ी रखना बताइए। इज्जत रखना। पगड़ी रखने का मतलब हुआ आपको इज्जत रखना। पगड़ी रखना मतलब इज्जत बचाना। इज्जत बचाना। पगड़ी रखने का मतलब इज्जत रखना। इसीलिए तुमको कहते हैं, तुम तीनों आदमी को, चारों आदमी को, तुम लोग को जितना मेहनत से पढ़ाए हैं, मेरा पगड़ी तुम लोग रख दो। चाहे भले ही नीचे में पगड़ी रखो, चाहे बेंच पे रखो, चाहे और ऊंचा जगह पर रखो, जहाँ रखो। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, लेकिन मेरा पगड़ी तुम लोग जरूर रखना। सबको पढ़ाए हैं इतना मेहनत से। बात समझ में आ रहा है? तो बताओ, पगड़ी रखने मुहावरे का अर्थ क्या हुआ? इज्जत बचाना। चलिए, पत्थर कुछ और मुलायम हो गया। बताइए कौन अलंकार? चलिए, याद हो गया आप लोगों को। अब आपका अगला प्रश्न है, विधि निधि दीन लेत जनु छीने। आप बताएंगे कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए, इस स्लोगन में जनु आ रहा है ना। मनु रहेगा तो उत्प्रेक्षा अलंकार। मानो, जानो, मनु, जनु, मनु। निश्चय, जो। या, इव। इव और जो। ज्यों। इतना चीज रहेगा तो आपको हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। तो देखिए, जनु आ गया है, इसलिए कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। चलिए, अगला है आपका, ये क्या है बताइए? दुर्घु उ है। ठीक है, फिर क्या है? ये ए है या फिर क्या है? आई। आई है। ये कौन सा वर्ण है बताइए? दीर्घ। ये गलत है। रे और ये ह्रस्व हो गया। ये आपको देखिए, ये दुर्घु उ तो है, ये सही है। आई है, ये भी सही है। लेकिन देखिए, ए आ गया ना, तो ए जो हुआ वो कौन स्वर? हरस स्वर है। तो इस वजह से यहाँ पर आपको ये ए को कट कर दीजिए। ठीक है, ये जो दुर्घु उ है, दुर्घु उ और आई, ये कौन सा वर्ण है? दीर्घ स्वर है। कौन सा वर्ण है? ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो दुर्घु उ है, ए और आई, यहाँ बाय मिस्टेक हम नहीं देख पाए, तो ये जो है ए और आई दोनों होगा, ये आपको दीर्घ स्वर। और एक बात आपको जानकारी हम दे दें कि दीर्घ स्वर के अंतर्गत जो आपको आता है वो क्या सब आता है। दीर्घ स्वर में आपको आ आता है, दीर्घी ई आता है, दुर्घु उ आता है, री आता है, ए आता है, मतलब ए आई ओ औ। ठीक है, क्या सब आता है? ए आई ओ औ। ठीक है, इतना जो है आपको ये दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप लोग दीर्घ स्वर के अंतर्गत याद रखिएगा, कोई कन्फ्यूजन में मत रहिएगा। दुर्घु उ, ए आई ओ औ। क्या से बोले? ये सब आपको दीर्घ स्वर के अंतर्गत आएगा। इसलिए यहाँ पर जो ए था, हम जो कट कर दिए थे, वो कट नहीं करना चाहिए था। तो याद रखिएगा, दुर्घु उ, ए और आई, ये सब आपको कौन सा वर्ण है? दीर्घ स्वर है। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है, कछुआ धीरे धीरे चलते हुए मंजिल तक पहुंच गया। रेखांकित शब्द जो है कौन सा पदबंध है? क्रिया विशेषण पदबंध। मतलब क्रिया के बारे में बता रहा है कि वो कैसे चल रहा है। धीरे भी चलता है, चलने का काम भी करता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपको क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, ये सही बताया है कि यह चलने का भी काम कर रहा है और धीरे धीरे भी चलता है। तो ये दोनों बात हो गया, क्रिया भी हो गया और क्रिया हो गया चलना, और धीरे धीरे विशेषण हो गया। इसलिए धीरे धीरे यहाँ पर बस एक चीज़ याद रखेंगे हम लोग। इस तरह का जब भी प्रश्न आएगा तो हम लोग अंडरलाइन वाला पर चर्चा करेंगे। अंडरलाइन वाला देखेंगे कि क्या पूछ रहा है। तो क्या पूछ रहा है धीरे कि रेखांकित शब्द जो है वो कौन पदबंध है। पदबंध पूछ रहा है आपको, तो कौन पदबंध है? धीरे धीरे। क्रिया विशेषण पदबंध है। तो क्रिया विशेषण पदबंध है। इसके बाद चलिए अगले प्रश्न पर।
इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ठीक है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध के बारे में बताया जा रहा है। तो ऑप्शन ए में आपको है मकड़ी जाला बुन रही है। क्या लिखा हुआ है? मकड़ी जाला बुन रही है। ये इसका मतलब समझे आप लोग? मकड़ी मतलब मकड़ा जिसको बोलते हैं, और जाला मतलब जाल। ठीक है, बुनना मतलब बनाना, बीनना, जिससे आप लोग स्वेटर बुनते हैं, वो भी अपना जाल बुनता है जिसमें वो रहता है। फिर है, तो ये आपको क्या है, शुद्ध है या अशुद्ध है? ये शुद्ध है। इसी कार्य में तुम्हारी भलाई है। ठीक है, इसी कार्य में तुम्हारी भलाई है, ये भी क्या है आपको? शुद्ध है। चूहे कपड़ी कुतर गया, ये भी सही है। विधवा विलाप करके रोने लगी, विधवा विलाप करके रोने लगी, ये आपको क्या है? ये आपको गलत है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या गड़बड़ है, दिख तो नहीं रहा गड़बड़, लेकिन गड़बड़ है। विलाप करना, विलाप करना, तो ये विलाप का मतलब ही होता है कि आप किसी की याद में, किसी के लिए आप क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं। तो देखिए, जब विलाप लगा ही दिए तो रोना आप लगाइएगा नहीं, ये समझ में आया? मेरा बात आया कि नहीं आया? विलाप का मतलब क्या हुआ? रोना। तो फिर आप उस सेंटेंस में रोना क्यों लगाइएगा? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो वही बात है, डायरेक्ट आप बोलिएगा विधवा विलाप करने लगी, विधवा विलाप करने लगी। बात समझ में आया कि नहीं? ठीक है, चलिए चलिए। पुरातन का विलोम क्या होगा बताइए? नवीन। पुरातन का जो विलोम होगा वो आपको नवीन हो जाएगा। पुरातन का विलोम क्या होगा? नवीन हो जाएगा। ठीक है, पुरातन मतलब क्या होता है? पुराना, और नवीन मतलब नया। चलिए, हमारे हरी हारिल की लकड़ी, क्या लिखा हुआ है? हमारे हरी हारिल की लकड़ी में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। ठीक है, हमें हरी हारिल की लकड़ी में आपको रूपक अलंकार है। ये आपको प्रश्न कैसा है? थॉटेबल है। कैसा प्रश्न है? थॉटेबल है। तो इसको आप लोग जो है सो सोच करके 2 बार पढ़ करके छोड़ देंगे। ठीक है, इसको रटना नहीं है। तो एक बार बताइए आप लोग कि यमक अलंकार किसे कहते हैं? चलिए, कहने का मतलब किसी भी पंक्तियों में जब एक ही शब्द 2 बार, कम से कम 2 बार या 2 से अधिक बार आए और उसका अर्थ यदि भिन्न भिन्न हो तो उसे हम लोग यमक अलंकार कहेंगे। बात समझ में आया? चलिए, अब आपका अगला प्रश्न है, ऊधो तुम हो अति बड़भागी। ये भी प्रश्न आया था पीछे। इस कविता में किस प्रकार का अर्थ है? तो ये आपको व्यंग्यार्थ है। क्या है? व्यंग्यार्थ। हाँ, किसी को बोल देंगे ऊधो तुम हो अति बड़भागी, मतलब हम किसी को बोलेंगे, कोई अगर लक्की नहीं हो और उसको बोल देंगे, मतलब समझिए कि दीनहीन हो, दीन दशाहीन हो, और उसको बोलेंगे कि तुम बहुत लक्की हो, तुम तो बहुत धनी मनी हो। नहीं समझ में आया? कोई गरीब आदमी है ना, वो बेचारा लाचारी से कपड़ा नहीं पहना हुआ है, तुम उसको बोल देंगे क्या इतना धनी मनी होकर कि यही बात, तुम तो इतने धनी मनी हो, पैसा को मिट्टी में गाड़ के रखते हो। बताइए क्या सा वर्ड है? कैसा शक्ति है? व्यंजना शक्ति है कि नहीं है? समझ में आ रहा? तो वही बात है, कहता है कि ऊधो तुम हो अति बड़भागी, मतलब तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं? तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? व्यंग्यार्थ हो जाएगा। ठीक है, समझ में कुछ आया कि नहीं? अगला है, को घटी ए वृषभानुजा वे हरधर के वीर में। ठीक है, तो यहाँ पर को घटी ए वृषभानुजा वे हलधर के वीर में कौन सी व्यंजना है? यहाँ पर आपको शाब्दी व्यंजना है। कौन सी व्यंजना है? शाब्दिक व्यंजना। चलिए, को घटी ए वृषण भुजा। अच्छा, ये बस इस पर चले। चलिए, को घोटी वृषण भुजा वे हलधर के वीर में कौन सी व्यंजना है? तो शाब्दी व्यंजना है। इसका चलिए आगे, मुझसे ऐसी बातें नहीं सुनी जाती, मुझसे ऐसी बातें नहीं सुनी जाती, है ना? तो यहाँ पर आपको जो है, ठीक है, इस वाक्य में क्रिया के अनुसार, क्रिया किसके अनुसार है? करेक्ट, क्रिया जो है, क्रिया देखिए सवाल पर ध्यान दो, जरा सवाल पर ध्यान दो। क्रिया मतलब काम। यह काम किसके अनुसार हो रहा है? कर्म के अनुसार। मुझसे ऐसी बातें नहीं सुनी जाती, ये क्रिया जो हो रहा है वो किसके अनुसार हो रहा है? कर्म के अनुसार हो रहा है। ठीक है, ये थर्ड टेबल में गया, छोड़िए इसको भी। 23 नंबर जो है ये भी थर्ड टेबल में गया। ठीक है, और ये 22 नंबर भी थर्ड टेबल है। तो लेकिन आप लोग जब भी थर्ड टेबल प्रश्न पढ़िएगा, याद रखिए, इनके किताबें भी जब पीछे पढ़ा रहे थे तो थर्ड टेबल लिखते थे, आपको भी लिख रहे हैं, शायद अंतिम समय में फिर आपके लिए भी आ गया, है ना? तो एक चीज़ आप ध्यान से सुनिए, थर्ड टेबल जो भी प्रश्न हो,
उसको आप कैसे क्या करेंगे? 2 बार 2 बार पढ़ के उसको आप छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, है ना, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जानते हैं, ये आपके लिए VVI हुआ। क्यों? क्योंकि यह परिभाषा है। और परिभाषा क्या है? जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए उसे क्या कहते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। चलिए अब बताएंगे आप सबसे पहले कि यथास्थान कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास। सही बात है। ठीक है, तो यथास्थान का यहाँ पर क्या कर रहा है? समासिक शब्द का विग्रह करने के लिए। विग्रह करने के बाद क्या होता है वो बताइए तो? नहीं, विग्रह करने का शब्द और स्पष्ट हो जाता है। जैसे नीलकंठ, तो नीला है जिसका कंठ, नहीं, तो यही बात है। तो यथास्थान सामसिक शब्द का विग्रह होगा स्थान के अनुसार से। ठीक है, चलिए बिनु पग चले सुने, बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन पानी बक्ता बड़ियोगी। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विभावना अलंकार। चलिए तो बिनु पग चले सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना। बात समझ में आ रहा है? तो बताइए बिनु पग, पग मतलब क्या होता है? पग मतलब पैर। बिनु पग चले सुने बिनु काना, है ना, बिना चले और बिना सुने, ठीक है ना, और बिना कर्म करे विधि नाना। चलिए तो बिनु ये समझ में आ गया। बिनु पग चले सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना। ठीक है, तो आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी वक्ता बड़ियोगी, इसमें कौन सा अलंकार है? तो विभावना अलंकार है। अच्छा एक चीज बताइए, विभावना अलंकार को और कौन सा अलंकार कहा जाता है? नहीं पता है, पीछे क्लास में पढ़ाए थे आप लोग, देखिएगा। ठीक है, और ये थॉटेबल क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा। चलिए तरनी तनुजा पर तमाल तरुबर बहु में कौन सा अलंकार है? बताइए पहले, ये बताइए क्या ये पढ़ाई हुआ है कि नहीं हुआ है? ये हुआ है। ठीक है ना, तो तरनी तनुजा पर तमाल तरुबर बहु में कौन सा अलंकार है? बताइए किसका रिपीटेशन हो रहा है? तो तो जब वर्ण का रिपीटेशन होता है तो कौन सा अलंकार? इसलिए ये भी आपको थॉटेबल प्रश्न है, सोच करके मार दीजिएगा, इस वर्ड को नहीं याद करने लगेगा। ठीक है ना, बात समझ रहे हैं आप लोग? तो को अंडरलाइन कर लीजिएगा अपने अपने किताब में। ठीक है, चलिए व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है? संगम। व्यंजन संधि का उदाहरण क्या है? संगम। देखिए विभिन्न प्रकार का व्यंजन जो आपके घर में बनेगा तो गम 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 गमा गम 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 गमा गम गम करेगा, गमकेगा। बात समझ में आ रहा है? इसलिए याद रखिए कि व्यंजन संधि का जो उदाहरण है वो क्या है? संगम है। बात समझ में आ रहा है कुछ? आइए आज का हमारा लास्ट प्रश्न है गुस्सा के साथ। जी चुराना। जी चुराना मुहावरे का अर्थ क्या है? काम से भागना। तो देखिए कुछ व्यक्ति जब काम नहीं करने में सकते हैं तो वह काम से भाग जाते हैं, जी चुरा करके भाग जाते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो वही बात है, जी चुराना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो काम से भाग जाना। चलिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है।